अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर हिकमत हूँ कुछ कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ। नाजरीन, आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपको मालूम है कि केस चल रहा है जिसके अंदर ऑडियो लीक्स के हवाले से जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उन्होंने मुकदमे को टेकअप किया हुआ है। उसके अंदर उनका बुनियादी सवाल यही था कि ये बतलाया जाए कि किस कानून के तहत जो है वो ऑडियो लीक को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसको जो है वो आप रिलीज़ करते हैं। कौन सा लॉ है जो आपको जो है वो ऑथराइज़ करता है। बड़ा इंटरेस्टिंगली इससे पहले बेशुमार लोगों को नहीं पता था, लेकिन आज अदालत के अंदर जो है वो हुकूमत वक्त ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए जो है वो जवाब जमा करवा दिया, जिसके अंदर उन्होंने स्टांस लिया है कि जनाब 2013 का एक एक्ट है जिसको आप जो है वो फेयर ट्रायल एक्ट के नाम से जाना जाता है, इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013, और उस कानून के तहत जो है मैकेनिज़्म दिया गया है। उस जवाब के अंदर उन्होंने कुछ ये भी चीज़ें कहीं के पढ़ लेते हैं सबर को, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया जिसमें कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 कानून नाफिज करने वाले और इंटेलिजेंस इदारों को शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाज़त देने का मैकेनिज़्म फराहम करता है। जवाब में कहा गया कि वज़ीर आज़म ऑफिस का इंटेलिजेंस एजेंसी के काम और ऑपरेशंस की तफसील में जाना कौमी सलामती के मफाद में नहीं है, और अदालत में जमा कराए जवाब में बताया गया कि ऐसा अमल मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से बचाने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी के मफाद में नहीं। जवाब में अदालत को आगाह किया गया कि शहरियों की कानून के मुताबिक रिकॉर्ड गई गुफ्तगू हफीज़ा रखना और लीक होने से रोकने को यकीनी बनाना ज़रूरी है, और इस बात को भी यकीनी बनाना भी ज़रूरी है कि रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो एक्ट है जिसका जवाब में ज़िक्र किया गया है ये बिल्कुल मौजूद है, लेकिन 3-4 चीज़ें गोशगुजार इसके अंदर करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 ये है कि जो ऑडियो लीक अभी इस्तेमाल हुई हैं उसके अंदर उस मैकेनिज़्म को या उस लॉ को इस्तेमाल नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे इस जो लॉ है उसका सेक्शन 2 बता रहा है कि जनाब कौन सी अदालत होगी जहाँ से वारंट जो है वो लिए जाएंगे। वारंट ये है कि इजाज़त ली जाएगी, कोई भी एजेंसी जो है वो इजाज़त के बग़ैर मुतल्लिका अदालत, और मुतल्लिका अदालत कौन सी है, हाई कोर्ट, और जज की डेफिनेशन में जज हाई कोर्ट बताया गया है। अब अगर वारंट की डेफिनेशन पढ़ी जाए तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि जनाब इसके अंदर वारंट से मुराद क्या है, कि वारंट से मुराद ये है कि वारंट ऑफ सर्विलियंस और इंटरसेप्शन एंड इंक्लूड वारंट इशूड अंडर सेक्शन 2 whereby the applicant is allowed by the judge to collect evidence through interception, recording through audio or video or any means of communication or surveillance of movement and action through minimum interference in the property and privacy of any person including human intelligence। अब ये वारंट से मुराद है कि ये वारंट जो है वो लेना ज़रूरी है, और इसके अंदर मिनिमम जो है वो इंटरफेरेंस होगी इन द प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी ऑफ द पर्सन इंक्लूडिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे ये जो है वो सवाल पैदा होता है कि अभी तक जितनी ऑडियो लीक्स हुई हैं उसके अंदर इस वारंट को नहीं हासिल किया गया। इन वारंट्स को हासिल किए बग़ैर जो ऑडियो लीक हुई हैं, अब हर ऑडियो का हुकूमत वक्त को बताना पड़ेगा कि जनाब ये इसके अंदर ये क्राइम सस्पेक्ट था जिसके अंदर फ़लाँ एजेंसी ने एप्लीकेशन फ़ाइल की टू द हाई कोर्ट और उसके अंदर उन्होंने उनको इजाज़त दी और ये वारंट है। और इस लॉ के अंदर लिखा है कि रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो मेंटेन करेंगे रजिस्टर कि जनाब इस एप्लीकेशन के तहत ये कार्रवाई करनी थी, ये ऑडियो रिकॉर्ड करनी थी, ये वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, और लोगों की प्राइवेसी जो है उसको मिनिमम जो है वो इंटरफेयर किया गया। अब ये नहीं हुआ। अब ये तो जाहिर है रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि ऐसी ऐसी प्राइवेट जो है वो ऑडियोज़ वीडियो भी मौजूद होती हैं जिसके अंदर कोई बंदा जो है वो फैमिली के साथ है, कोई अपनी मिसेस के साथ है, कोई किसी के साथ है। तो अब जो है वो बाबर सत्तार साहब ने सही जो है वो गवर्नमेंट को पकड़ा है कि भाई आप शहरियों की इंटरफेरेंस करते हैं, लॉ मौजूद है, ख़ुद आपने कहा है, तो आप बताएं कि फ़लाँ ऑडियो के तहत आपने फ़लाँ एजेंसी ने परमिशन ली थी। तो ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर जो है वो अगला एक सेक्शन जो है वो ऑथराइज़ करता है, सेक्शन 16 इसी लॉ का, वो कहते हैं वारंट ऑफ सर्विलियंस और इंटरसेप्शन टू बी इशूड बाय द जज
टू बी इशूड बाय जज। जज की डेफिनेशन क्या है? हाई कोर्ट का जज मे ऑथराइज, और डिस्क्रेशन है, एंड अलाउ द लॉफुल डूइंग ऑफ एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, नेमली इंटरसेप्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन ऑफ द सस्पेक्ट विद एनी पर्सन। अब ये उसके अंदर एक फहरिस्त है, उसके अंदर उन्होंने फॉर्म भी दिया है, फॉर्म के अंदर तक उन्होंने बता दिया है। और उसके बाद मज़ेदारी की बात यह कि ये लॉ जो है वो ये भी बताता है कि अनऑथराइजेशन अगर की गई तो उसकी सज़ा क्या होगी। अब ये लोग सारे जो है इस नरगे में आ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कानून तो फॉलो हुआ नहीं। जिन लोगों ने, पुलिस है जो है वो, दूसरी जो लोग हैं, उन्होंने अगर अनऑथराइज जो है वो सर्विलियंस और इंटरसेप्शन की है तो उसकी सज़ा क्या है, वो सेक्शन 35 बता रहे हैं। एनी पर्सन हु कैरीज आउट एनी सर्विलियंस और इंटरसेप्शन except in accordance with the provision of this act shall, in addition to any punishment to which he may be liable under any other law for the time being in force, be punished with imprisonment for up to 3 years and shall also be liable to fine। अब 3 साल तो इस सेक्शन 35 के तहत सज़ा है भाई। इसके अलावा जो आपकी सज़ा होगी, उसको क्या मामलात हुए, कोई उसके अंदर हर्ट हुआ, कोई उसके अंदर जो है वो कोई कह लें कि बंदा अगर मर्डर हो गया, दूसरी चीज़, वो तो अलग होगा। 3 साल आपकी ये सज़ा है। अब पुलिस को, दूसरे इदारे जो हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि जनाब ये वो मामला है जिसके तहत हमने किया। अब हर ऑडियो जो लीक हुआ करेगी उसको जो है बाबर सत्तार साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता पकड़ा कि जनाब कानून अगर मौजूद है तो उसकी बताएं इम्प्लीमेंटेशन कौन है। ये तो हो गया। अब अनऑथराइज अगर की गई है तो उसके अंदर भी उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बताएं अब इसको ओन कौन करेगा, अब ओन कौन करेगा, ये मामला है। सारी एजेंसीज ने कहना है जनाब असी से बनाई नहीं। अब यहाँ पे इसके अंदर इंक्वायरी बिठाना पड़ेगी। और उस जवाब के अंदर भी उन्होंने लिखा है, जो आज फेडरल गवर्नमेंट ने बताया कि उन्होंने कहा जी कि हमने इसके अंदर इस सवाल के जवाब दिया कि शहरियों के टेलीफोन और गुफ्तगू रिकॉर्ड करके लीक करने का मामला वफाकी हुकूमत के इल्म में है, और इस मामले पर वफाकी हुकूमत ने सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आला सतह का इंक्वायरी कमीशन कायम किया है। अब ये जाहिर है उन्होंने कहा कि जी इंक्वायरी कमीशन एक कायम होगा, और किया भी हुआ था, लेकिन उसके अंदर स्टे हो गया है, वो जाहिर है उसके अंदर मामला चलेगा। बहरहाल एक बड़ा ज़बरदस्त कानून मौजूद है जिसकी जो है वो खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गई, और इसके ऊपर सारे लोगों को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के भी मुखालफत में है कि आप किसी की प्राइवेसी, किसी की लाइफ, किसी की माँ, बेटी, बहन जो है उसकी आप ऑडियो लीक कर दें और पता लगे हाँ ऑफेंस हो रहा हो, जुर्म कर रहा हो, बिल्कुल आप इजाज़त के साथ जाएं, मुतलका हाई कोर्ट से परमिशन लें और उसके बाद आप उसकी ऑडियो लीक करें। अब ये जाहिर है इसके अंदर जवाब आ गया है और 1 महीने का गालबन टाइम है, और उसके बाद ये पता चलेगा कि इसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट किस तरह से जो है वो इसके अंदर फ़ाइल करते हैं और ऑर्डर आता है। अब इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। अब देखते हैं इसके अंदर मामला किस करवट बैठता है। अगली नाज़रीन खबर ये है कि जनाब फवाद चौधरी के ऊपर मामला जो है वो आजकल कड़े हो चुके हैं। उनके ऊपर जो है वो एक तो FIR कटी, जिसके अंदर एक शहरी ने कहा जनाब 50 लाख रुपया इन्होंने मुझसे ले लिया। वजारत में रही है, ये एलिगेशन होती रहती है, लेकिन एक बात उनकी मिसेस की ठीक है और उनके भाई फैसल चौधरी की भी जनाब कि अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी सदाकत होती तो उसके अंदर जाहिर है फिर इसके अंदर जो है वो, अब इसके अंदर उनकी बात जो है ना बिल्कुल हक में जानिब नज़र आती है कि जनाब PDM की गवर्नमेंट थी 18 माह, अगर कोई फवाद चौधरी ने इस तरह का इक़दाम किया होता तो क्या उनको वो गवर्नमेंट बख्शती। अब उनके ऊपर यही है कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन की इस्तेकाम, लेकिन उसके अंदर वो पार्टिसिपेट वो भी डुअल चल रहे थे, जिसकी वजह से उनको नरगे में लाया गया है। और जाहिर है उसके ऊपर अब एंटी करप्शन भी उनके ऊपर कुछ मामला करने जा रही है। उसके अंदर भी जो है उनके भाई फैसल चौधरी ने एक रिट पिटिशन फाइल की पिंडी बेंच के अंदर, जिसके अंदर FIA को कार्रवाई से रोक दिया गया है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को कोई प्रॉपर्टीज़ ज़मीनों का मामला है, उसके अंदर उनको खदशा है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब ये मामला चलेगा। और इसी तरह से असद कैसर जो है उनके भाई ने भी बात की, कोई जो है उसके ऊपर भी उनकी कार्रवाई हो चुकी है। और ये सारे लोग जो है PTI के उनके ऊपर अब ये मामला चल रहा है। जाहिर है इनको जो है वो अपनी जो बात है उसके ऊपर खड़ा होना चाहिए। अगर डुअल पॉलिसी करेंगे तो मामला तो उसके आगे आड़े आ सकते हैं। अगली जो नाज़रीन खबर है यहाँ पे ऊपर के सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने जो एक वज़ीर थे इसराइल के, आपको पता है वज़ीर इमचाई एली याहू, उन्होंने ये कहा कि जनाब एटम बम जो है वो गिराया जा सकता है
जो है वो गज़ा के ऊपर, और इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड कंडेम किया गया है, और ये इतनी हल्ला शेरी है जिसके ऊपर मुसलमान कम्युनिटी को ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया को एक एक्शन लेना चाहिए कि आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं इस सिनेरियो के अंदर। उन्होंने अब बयान में सऊदी अरेबिया ने भी कंडेम किया है, पाकिस्तान के अंदर भी हर जो है शख्स ने कंडेम किया है, उसी तरह से अमेरिका के अंदर से भी मुख्तलिफ आवाज़ें आती रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा जी कि बादरा के इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर इमशाई एलियाहू ने कहा है कि गज़ा पर एटम बम गिराना खारिजुल इम्कान नहीं है, यानी इसका इम्कान है कि उसके ऊपर बम गिराया जा सकता है। आगे मासूम बच्चे, औरतें, हॉस्पिटल, कैंप्स, जितनी चीज़ें आपके जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ ये मना करता है कि जनाब आप इवन द ड्यूरिंग द वॉर जो है अटैक नहीं कर सकते, वहाँ पर भी अटैक किए जा रहे हैं। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है जिसका नोटिस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसराइल इसके ऊपर जो है ना यूएन की सुन रहा है, ना अमेरिका की सुन रहा है, ना किसी दूसरे लोगों की सुन रहा है। और ओबामा ने भी यही कहा है कि अमेरिका के बच्चे जिस तरह से जो है वो कीमती हैं, उसी तरह से गज़ा के बच्चे भी कीमती हैं, उनकी भी जानें उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ये लड़ाई जो है उसको ख़त्म होना चाहिए, इसके अंदर हर ज़ी शऊर को अपना एक किरदार अदा करना चाहिए ताकि मामला जो है वो सही करवट बैठ सके। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। किसी नए व्लॉग में किसी नई कानूनी आईनी या सियासी गुफ्तगू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।